कि इन्होंने लिखा है विजिट्स एट ब्रिक्स एंड क्लिन्स, जो भट्टे होते हैं उसके ऊपर। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि टोटल पिछले एक साल के अंदर कितने केसेस रिपोर्ट हुए थे चाइल्ड लेबर के सिंध के अंदर, और कितने लोगों को कन्विक्शंस हुई हैं इसके अंदर? सर, ये डेटा मेरे पास मौजूद है। ये डेटा 2019 से लेकर 2025 तक तकरीबन 1975 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए थे, जिसमें चाइल्ड लेबर का भी था और जो है चाइल्ड मैरिज का भी था। इसमें जो कन्वेंशन की वो तो मुझे आइडिया नहीं है, ये फ्रेश क्वेश्चन है। अगर वो नेक्स्ट टाइम अगर पूछेंगे तो मैं उनको रेट बता दूंगा। फिल वक्त ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और ये जो हम बेसिकली जो ये सब डिपार्टमेंट रिलेटेड करता है वो करता है लेबर डिपार्टमेंट के साथ। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी सोशल वेलफेयर के पास है, इसलिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी लेबर के साथ मिलकर ये काम करता है। बेसिकली डोमेन जो है वो लेबर डिपार्टमेंट का है। हम लेबर के साथ मिलके जो इश्यूज बच्चों के रिजॉल्व करते हैं। अब तक तकरीबन जब से अथॉरिटी बनी है हम मोर देन 9000 जो केसेस हैं वो हमने बच्चों के रिजॉल्व किए हैं। वो वायलेंस के भी है, वो लेबर के भी है, तकरीबन चाइल्ड मैरिज की भी है। लेकिन अभी मेरे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर मांगेंगे तो इंशाल्लाह इनको लेते हैं। थैंक यू सर। Second supplementary. Thank you very much. Sir, I would like to appreciate the minister कि यूजुअली हम लोग जब सवाल करते हैं नंबर्स के ऊपर तो हमें कह दिया जाता है कि दूसरा फ्रेश क्वेश्चन डाल दें, लेकिन इस बार बहुत मुझे खुशी हुई ये बात देख के कि मिनिस्टर साहब ने हमें नंबर भी दिया और बता दिया, ये नहीं कहा कि मैं ना मानूं, तो उस चीज़ से हम बच गए इस बार। अच्छा, सेकंड मेरा है कि शेल्टर एंड रिहैबिलिटेशंस के ऊपर उन्होंने बताया कि जी 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए जो है कराची के अंदर और सिंध के और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके अंदर ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में भी बताया गया है कि टोटल इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है इस वक्त कराची के अंदर जो शेल्टर चल रहा है, और उसके अंदर अकोमोडेशन क्या है, और एआई के अंदर, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसके लिए कोई इन्होंने एडिशन किया है वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर या नहीं? सर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास तकरीबन 3 हमारे सेंटर्स हैं, जो एक सखर के अंदर है और एक कराची के अंदर है और एक हैदराबाद के अंदर है। और सखर जो कराची वाला है उसमें सिर्फ हम गर्ल्स को अकोमोडेशन देते हैं, और हैदराबाद और कराची में तकरीबन इसमें मेरे ख्याल में हमारे पास 64 अवेलेबल बच्चे हैं वहाँ पे कराची, हैदराबाद, सखर के अंदर, जो जिनकी एज है 5 साल से लेकर 17 साल तक। और 17 साल के बाद सर हम उनको नहीं रखते हैं। इसमें जो भी उनका एजुकेशन जो ट्रेनिंग जो वगैरह है हम सब बच्चों को देते हैं। उनकी बोर्डिंग, खाना पीना सब जो है वो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा सर प्राइवेट इदारे भी काम करते हैं। तकरीबन 36 प्राइवेट इदारे हैं जो सिंध के मुख्तलिफ अदला में काम करते हैं। उसमें भी तकरीबन मेरे ख्याल में अंदाज़न जो है वो 2440 बच्चे हैं जो प्राइवेट जो यतीम खाने हैं वहाँ पर बच्चे रह रहे हैं। और हमारे पास 3 हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं सर। थैंक यू। Third supplementary. जी। थर्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अच्छा सर, लास्ट के ऊपर उन्होंने लिखा है सिंध चाइल्ड हेल्पलाइन का बताया कि जो कि 24/7 चल रही है, 1122 इसका नंबर है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो चाइल्ड लेबर है, ये हम सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान में रैम्पेंट है, इसी तरह वो सिंध के अंदर भी है। तो उसके अंदर जो लोग भी, जो बच्चे काम कर रहे होते हैं घरों के अंदर, जाहिर बात है वो गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, वो 1122 पे कॉल करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसके लिए कोई हम लॉ, और स्पेशली जो यंग वुमेन हुआ वर्किंग इन द होम्स, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या हम कोई लॉ ला रहे हैं या नहीं ला रहे? ये जो 1121 जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर तकरीबन मैंने पहले गुजारिश की थी, उस पर मेरे ख्याल में 24 घंटे वो काम करती है, 7/24। और जो भी हमें कंप्लेन मिलती है रिगार्डिंग बच्चों के हवाले से, तो हम वहाँ पे जो हमारा ऑफिसर होता है चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाला, वो उनसे कांटेक्ट करके जो भी उनकी रेस्क्यू और हेल्प का काम करता है। जैसे कि अगर पुलिस के साथ मदद करके या सिविल सोसाइटी का कोई भी बंदा आइडेंटिफाई करता है किसी बच्चे के हवाले से, तो हम उनकी हेल्प भी करते हैं और उनको वहाँ से जो है रेस्क्यू करके वहाँ पर जो हमारे शेल्टर होम है वहाँ पर रखते हैं। लेकिन मसला ये है कि सर लेजिस्लेशन की कमी की वजह से कानून में थोड़े हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा आगे चल के, कि इस लॉ को इफेक्टिव बनाया जाए, कि इसमें एक अच्छी पनिशमेंट हो ताकि बच्चे जो लोग हैं इस काम करते हुए डरे। थैंक यू सर। जी साबिर साहब।
शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, हमारे दानियाल भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया और चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, हमारे सोसाइटी में सर, जैसे खुद मेरे हलके में, मेरे शहर में जो है कारपेट, कालीन बनाते थे बच्चे जो खड्डी जो कपड़े बनाते उन पे काम करते थे, और दीगर जो कॉटेज इंडस्ट्री उसमें काम करते थे और अपने घर की कफालत में हिस्सा भी डालते थे। ये ज़रूर होना चाहिए कि सर बच्चों को जो बहुत ख़तरनाक माहौल है, ख़राब माहौल है, उसमें उनको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो सर दुनिया भर में ये हो गया है कि जितना आप अपने लिए प्रैक्टिकली काम करते हैं उतने आप सूदमंद हो सकते हैं। तो ये तो सर हमें लेजिस्लेशन भी करनी चाहिए। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल है, यकीनन उनके उस्ताद ने उनको बताया होगा कि चाइल्ड लेबर के लिए उम्र क्या है जिसको हम डिफाइन करते हैं, कितनी उम्र का बच्चा है जिस पे काम करने की पाबंदी है? सर, पाबंदी तो 5 से लेकर 17 साल तक पाबंदी है। 18 साल जब वो एज क्रॉस करता है तो पाबंदी खत्म हो जाती है। 18 के बाद वो चाइल्ड मेल नहीं रहता, लेकिन 5 से लेकर 17 साल तक वो बच्चा है और वो इसको अगर काम करवाया जाता है वो चाइल्ड लेबर के ज़मरे में आता है। यही सर एज लिमिट वहाँ की। जी, किरण मसूद साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, बच्चों से भीख मंगवाने का रुझान भी बहुत ज़्यादा है। अमूमन ये बच्चे अगवा करके लाए जाते हैं और उसके बाद उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो क्या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भिखारी बच्चों के सिलसिले में कुछ कार्रवाई कर रहा है? सर, हमने 2020 से लेकर 2025 तक तकरीबन 1600 बच्चे रिकवर करवाए हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि जब बच्चे को हम बाजियाब करवाते हैं तो हमें विदिन 24 आवर्स बच्चे को कोर्ट में पेश करना होता है और उसके जो रियल पेरेंट्स आ जाते हैं उसमें मामूली सा एक फ़ाइन होता है 1000 रुपीज़, वो कोर्ट में पे करते हैं और बच्चे को छुड़ा के ले जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक इफेक्टिव लॉ होना चाहिए कि इस तरह के कानून बनाया जाए कि बच्चों को हम प्रॉपर तरीके से उनको सेफ गार्ड दे सकें और बच्चों के लिए जो ये क्राइम है वो रोका जा सके। लेकिन हमने तकरीबन 1600 बच्चों को ट्रेस आउट किया था 2020 से लेकर 2025 तक, लेकिन कानून न होने की वजह से वो इजीली रिलीज हो जाते हैं और जाके दोबारा ये काम करवा देते हैं। मैं इस वक्त हाउस में वेलकम करता हूं सादिक इफ्तिखार साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं कराची से। सादिक साहब, वेलकम टू द हाउस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1118, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। Now question number 1121, Dr. Fauzia Hamid Saiba. Now question number 1242, Abdul Basit Saab. Question number 1242. Answer may be taken as read, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन पूछा गया था इमर्जिंग सोशल चैलेंजेस जो हम इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी जो हम फेस कर रहे हैं इन 2025, उस पर बहुत डिटेल्ड एक आंसर मिला है जिसपे इन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन और डिफरेंट ट्रांसजेंडर राइट्स एंड सोशल इंक्लूजन, एल्डर केयर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। मिनिस्टर साहब, अगर हमें ये क्लैरिफाई कर दें कि ये यकीनन अपने डिपार्टमेंट में जब ये चीजें इंप्लीमेंट कराते होंगे तो एक टाइमलाइन रखते होंगे चीजों की कि कौन सी पॉलिसी चेंजेस किस मंथ तक या ईयर एंड तक कंप्लीट हो जाएंगी, तो थोड़ी अगर डिटेल्ड हमें बता दें। जैसे कि आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बात करी है, इसमें क्या चेंजेस ला रहे हैं और कब तक वो इंप्लीमेंट हो जाएगी, या कोई और जैसे आपका एल्डर केयर का इदारा है तो इस पर अगर डिटेल दे दें थोड़ी। सर, चाइल्ड के जो आपने मेरे पूछा मेरे दोस्त ने, वहाँ पर हम एक जामे पॉलिसी ला रहे हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट हमारे जैसा लेबर हुआ या हेल्थ हुआ, एक जामा पॉलिसी का बिल हम अनकरीब जो है वो सर कैबिनेट में पेश करेंगे। उसके बाद वो आएगा असेंबली के अंदर जिसमें सारे चाइल्ड राइट्स होंगे। वो इंशाल्लाह कंप्लीशन होने के मराहल आखिरी मराहल में है। जैसे ही वो कैबिनेट में मौसूल होगा इसे ऐवान में पेश किया जाएगा जिसमें सारे जो चाइल्ड राइट्स जो भी कानून में चीज़ें रह गई है इंशाल्लाह उसको फिल करके वहाँ पे असेंबली में पेश किया जाएगा, उसको अमेंड करके लॉ बनाया जाएगा। जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, देखें आप
ने हमें मेरे ख्याल से 2 साल में डिफरेंट इश्यूज के बारे में बताया है, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन जो आपकी पॉलिसीज हैं उसके बारे में बताया है, लेकिन अमली तौर पे ऑन ग्राउंड अभी भी कुछ फर्क हमें नहीं दिख रहा, कोई बेहतरी हमें नहीं दिख रही। तो ये क्वेश्चन करने का मकसद ही यही है कि कब तक, जैसे सीनियर सिटीजन कार्ड है, पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि ये कार्ड दिए जाएंगे जिसपे बजट भी एलोकेट हो रहे हैं, बजट यूज भी हो रहे हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन कार्ड मिले नहीं, ना पिछले साल ना अभी तक कोई प्रोग्रेस है। तो प्लीज इस पर अगर काइंडली आप थोड़ा सा हमें एजुकेट कर दें इस मामले पर। सर सीनियर सिटीजन कार्ड जो है तकरीबन हमने एग्रीमेंट किया था नादरा के साथ लास्ट ईयर 2024 दिसंबर के अंदर, और इसी वजह से डिले होने की वजह सर एक ये भी है कि पहले जब कैबिनेट ने पास किया तो इसका नाम रखा आज़ादी कार्ड, फिर इसको चेंज करके दोबारा इसको हमने सीनियर सिटीजन कार्ड का नाम दिया, और दिसंबर के अंदर जो है सर हमने एग्रीमेंट किया नादरा के साथ। अब तकरीबन 72,100 हमें वो एप्लीकेशन मैसूल हो चुकी है सीनियर सिटीजन के हवाले से जो कार्ड बनने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी कार्ड बन भी चुके हैं। और सिंध वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसने ये इनिशिएटिव उठाया है और ये सीनियर सिटीजन का कार्ड बनाया है, और इंशाल्लाह जल्दी उसका इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। और ये सीनियर सिटीजन कार्ड जो है जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, काफ़ी लोग अभी तक हमें जो मौसूल हो रही हैं दरखास्तें, और ये तकरीबन हम 2,68,000 जो है वो सर कार्ड बनाने जा रहे हैं। फिल वक्त हमारा टारगेट 5 लाख है और 2,68,000 हम बनवाने जा रहे हैं, और तकरीबन 37 लाख सीनियर सिटीजन सिंध के अंदर मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता ये हम सर इसको काम को कर रहे हैं। थैंक यू सर। बासित साहब, ये आपका अगला क्वेश्चन नहीं था सीनियर सिटीजन कार्ड का? स्पीकर साहब, इसमें भी ये कवर कर रहा है पॉइंट। आंसर में अगर आप देखें पॉइंट नंबर 4, थर्ड सप्लीमेंट्री पे आ जाए। ओके, थर्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यही होगा मिनिस्टर साहब से, जैसे कि आपने बताया कि पहले आजाद कार्ड के नाम से आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसको सीनियर सिटीजन का कार्ड का नाम दिया। यकीनन आजाद कार्ड के टाइम पे भी पैसे लगाए होंगे आप लोगों ने, फिर सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पे भी अभी बजट एलोकेट हुए हैं, ये पैसे यूज कहाँ हुए हैं अगर आप ये क्लियर कर दें, और ये भी क्लियर कर दिएगा प्लीज कि कोई फंड जब एलोकेट हुआ है उसको इस्तेमाल करा है तो किस चीज पे इस्तेमाल किया गया है। सर मैं अपने कुली को बताना चाहता हूँ, हमारे कोई फंड खर्च नहीं हुआ है, हमने एक पैसा भी नहीं दिया। अब नादरा के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया है वो तकरीबन 530 रुपए के लगभग एक कार्ड पे हम दे रहे हैं, डिपार्टमेंट दे रहा है सर। सीनियर सिटीजन से हम एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं, वो डिपार्टमेंट ही उनको कार्ड बना के दे रहा है, और कोई फंड खर्च नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे पैसे अब हमने नादरा को पैसे रिलीज किए, जैसे जैसे कार्ड बनते जा रहे हैं हम नादरा को पैसे रिलीज करते जा रहे हैं। जी महेश साहब। सर मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर से एक सवाल है चाइल्ड मैरिज एक्ट के हवाले से, क्योंकि हमारे सिंध में कई ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज इज़ पार्ट ऑफ द कल्चर। तो आप, क्योंकि ये अब इलीगल हो चुका है, 18 साल से कम आप जो भी शादी करता है वो कन्विक्शन के ज़माने में आता है, तो आपने उसकी अवेयरनेस के लिए उन एरियाज़ में जहाँ पे ये कल्चरली अप्रोप्रिएट माना जाता है, आपने क्या कैंपेन चलाई हैं और उसकी कैसे रोकथाम की है? थैंक यू सर। ये जो चाइल्ड मैरिज की केसेस है वो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ऑफिसर होता है, जब भी उसको इस चीज़ का मालूम होता है तो वो पुलिस के साथ मिलकर पहले तो उस केस को रोकथाम करता है जो शादी हो रही थी बच्चों की। लेकिन सर इशू ये है कि 2025 में तकरीबन 41 केस हमने ट्रेस आउट किए थे जो चाइल्ड मैरिज के थे, और तकरीबन 298 केस हमने 2020 से लेकर 2025 तक हमने ट्रेस आउट किए, और वो चल रहे हैं, उनको सारे वो FIR लॉन्च है। जैसे भी कोई सिविल सोसाइटी का बंदा या कोई जैसे भी हमें पता चलता है किसी भी सोर्स के थ्रू, तो हम उस पर एक्शन भी लेते हैं, बच्चों को रिकवर भी करवाते हैं, और उनके अगेंस्ट FIR भी लॉन्च होती है। जो मौलवी निकाह पढ़वाता है या जो पंडित जो पढ़वाता है उनके अगेंस्ट जो है हम उनके FIR भी लॉन्च करते हैं, बच्चों को हम अपनी कस्टडी में लेते हैं, और उसके बाद हम बच्चों को जाके कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। ये सारा बिल्कुल इलीगल काम है, और जो अथॉरिटी है उस पर बिल्कुल सर काम कर रही है। जी नजम साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। अभी वजीर साहब ने जो आंसर में ये बताया है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स का जो जिक्र किया है 2025 के लिए, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितने जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं आपकी ये कैबिनेट से अप्रूव्ड हैं, प्रोविंशियल कैबिनेट से? सर मेन रिफॉर्म तो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो कानून है हम ला रहे हैं, उसके बाद सर सीनियर सिटीजन का जो हमने NIC कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, ट्रांसजेंडर का भी सर हमने नादरा के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है,
और दूसरा सर ड्रग एडिक्शन जो सेंटर हमारे चल रहे हैं एनएफ के हवाले से, तकरीबन सर वहाँ पर 9000 बंदों को हमने ट्रीटमेंट दिए। और तीसरा हम सर बनाने जा रहे हैं कराची के अंदर एक और ड्रग सेंटर, जो पीपीआई जो मूड हमारा सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, उसके थ्रू हम बनाने जा रहे हैं। सर ये पॉलिसीज हम शुरू की हुई है। सर हाउस को तो ऑर्डर कीजिए प्लीज सर। सर ये पॉलिसीज हमने लॉन्च की है और इंशाल्लाह इसको मजीद बेहतर बनाएंगे। जी डॉक्टर साहिबा बोले। सर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एक करना है। सप्लीमेंट्री 5 पूरे हो चुके हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं प्लीज। मैं अगले क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा प्लीज। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1243 अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब आप वैसे ही पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, इस पे और जमनी सवाल बनते हैं आपके लिए? अगर आप बोले नहीं पूछे। आपको सीनियर सिटीजन्स के बारे में पूछना है, किसको यहाँ से निकालने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे तो कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं, पूछे सारे जवान लोग हैं। पूछे 1243 सर मे बी टेकन एज रेड। अगर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब पहले तो ये हाउस को इन्फॉर्म कर दें कि सीनियर सिटीजन कार्ड में आप क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, कि वो क्लियर नहीं हुए आज तक, हमें असेंबली के किसी भी मेंबर को आज तक क्लियर नहीं हुए कि बेनिफिट्स आप दे क्या रहे हैं, उसकी एक डिटेल्स अगर हमें बता दें। सर इसमें बेनिफिट ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल होते हैं उनका फ्री ऑफ कास्ट इलाज किया जाएगा, और उनकी जो है मेडिसिन से लेके जो भी उनके अखराजात होंगे वो गवर्नमेंट पे करेंगी। और सर जो दूसरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई सीनियर सिटीजन की डेथ हो जाती है तो मकामी काउंसिल जो हमारी लोकल काउंसिल होती है उनके फ्री ऑफ कास्ट जो भी तस्दीक का अमल होगा वो करेंगी। और सर उसके अलावा जो फेयर है, जिसे रेलवे के हिसाब से हुआ या सड़क के हिसाब से हुआ या पीआई के हिसाब से हुआ, तो उनको 25% डिस्काउंट दिया जाएगा जो भी किराया होगा। और इसके अलावा सर जो हमारे निजी इदारे हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी उनको 25% वो भी सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह के हमने लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि मजीद इसको बेहतर करने के लिए एक लॉ यहाँ पर भी बनाया जाए कि मजीद जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको सहूलियत दी जाए। जी सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा, इन द बजट ऑफ 2023-2024 आपने 150 मिलियन जो है वो इश्यूएंस ऑफ सिटीजन कार्ड के लिए रखे थे जो यूटिलाइज हुए हैं, और तकरीबन अमाउंट है 50 मिलियन जो आपने स्टूडेंट सिटीजन काउंसिल के लिए रखे थे, और वो यूटिलाइज तो हुए हैं, लेकिन 2023-2024 में ना कोई कार्ड मिला, ना कोई काम करा डिपार्टमेंट ने। तो ये पैसे कहाँ यूज हुए हैं, अगर मिनिस्टर साहब थोड़ा क्लियर कर दें हमें। सर ये स्टूडेंट, आपने शायद स्टूडेंट वगैरह का पूछा है, किस चीज का पूछा है आपने? सीनियर सिटीजन काउंसिल का पूछा है और इश्यूएंस ऑफ सीनियर सिटीजन कार्ड का पूछा है। सर वो कार्ड का तो मैंने जवाब दे दिया। तकरीबन 72,000 एप्लीकेशन तो हमें मिल चुकी हैं, उस पर कार्ड का प्रोसेस जारी है और अनकरीब उसका इफ्तिदा होने जा रहा है। स्पीकर साहब मेरे ख्याल से वो उन्होंने क्वेश्चन नहीं सुना, अगर आप अलाउ कर दें दोबारा वो। चले आप पूछ लें। जी पूछ लें। मैंने ये पूछा था मिनिस्टर साहब, 150 मिलियन इन 2023-2024 आपने इश्यूएंस ऑफ सिटीजन सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए एलोकेट किए थे जो यूटिलाइज भी हुए हैं एज पर द बजट बुक्स, और उसके अलावा आपने 50 मिलियन जो है सीनियर सिटीजन काउंसिल के लिए रखे थे। काउंसिल तो मेरे ख्याल से इन ऑपरेशन है ही नहीं लास्ट कुछ ईयर से, तो इस पे बताएंगे यूटिलाइज कहां हुए हैं? सर वो सीनियर सिटीजन काउंसिल अब बन चुकी है, कैबिनेट ने उसकी अप्रूव दे दी है, लेकिन जो पैसे आप ये पूछ रहे हैं वो पैसे पड़े हुए हैं, हमने कहीं पर भी इस चीज़ वहाँ पे यूज़ नहीं किए हैं। सीनियर सिटीजन काउंसिल फंक्शनल हो चुकी है, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इंशाल्लाह जैसे ही उसका इजलास होगा तो हमें यही होता है कि हम 5 लाख रुपए फी एनजीओ को सीनियर सिटीजन काउंसिल वो दे सकती है, 5 लाख रुपए फी एनजीओ को, अगर वो अपने इलाके में अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो पैसे पड़े हुए हैं, कहीं पर भी यूटिलाइज डिपार्टमेंट नहीं किए। थर्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा। स्पीकर साहब देखें, इन्होंने 2023-2024 के बजट की मैं बात कर रहा हूं, मैं मानने से थोड़ा हैरान हूं कि 3 साल से वो पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं, ये कैसे हो सकता है, और उसको यूज नहीं किया गया, और यूज नहीं किया गया तो वो बजट में क्यों हमें नहीं दिखाया गया कि ये पैसे पड़े हुए हैं और यूज नहीं हुए? थोड़ी कॉन्ट्रोडिक्शन है इस पे, अगर आप प्लीज क्लैरिफाई कर दें कि जो सीनियर सिटीजन काउंसिल है
वो अगर अभी अमल में आई है तो 3 साल से जो पैसे आ रहे हैं इसके, वो कहाँ यूज हो रहे हैं, और इश्यूएंस ऑफ सिटीजन कार्ड जो आप लोगों ने करे ही नहीं है, उसके पैसे कहाँ यूज हुए हैं? सर गुजारिश ये है कि मैंने जो पहले गुजारिश की, तकरीबन वो पैसे कहाँ पर भी यूज़ नहीं हुए, पैसे पड़े हुए हमारे पास, क्योंकि काउंसिल बनी हुई नहीं थी तो पैसे हम कहाँ पे यूज़ करते। अब जबकि हमने काउंसिल बना दी है तो इंशाल्लाह जो पैसे हमारे पास पड़े हुए अगर लैप्स नहीं हुए हैं तो इंशाल्लाह वो हम यूज़ करेंगे। जो वेलफेयर के काम होंगे, जो NGO कर रही है, इसके लिए इंशाल्लाह ज़रूर ये हम पैसे वहाँ पे यूज़ करेंगे। और सीनियर सिटीजन का जैसे पूछा है, वो तो पैसे हमने नादरा को हैंड ओवर कर दिए हैं और वो कार्ड बन रहे हैं। जी नजम साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। अच्छा, इन्होंने बताया कि नादरा ने कोई रेकमेंड किया है एडेंडम इसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका और नादरा के दरमियान होना था, जिसकी वजह से कार्ड इशू नहीं हुए, तो वो क्या वजूहत थी कि वो एडेंडम किस बुनियाद पे होना है? और दूसरा ये मेरा सवाल ये था कि इसकी कोई टाइमलाइन है कि कब तक ये आपका जो एग्रीमेंट है नादरा के साथ हो जाएगा और हमारे सीनियर सिटीजन्स को ये सहूलत दस्तयाब हो जाएगी? सर ये जो हुआ था पहले, जो जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आज़ादी कार्ड के नाम से, वो पहले कार्ड उसी नाम से बनने थे, लेकिन फिर उसमें अमेंडमेंट करके हमने सीनियर सिटीजन कार्ड का नाम दिया, सिंध सीनियर सिटीजन का कार्ड का नाम कर दिया। और दूसरा ये है कि सर ये इनका जो एग्रीमेंट हमारे साथ है वो तकरीबन 2,68,000 कार्ड हमें वो बना के देंगे। उसमें टाइमलाइन नहीं है, जब तक वो एंड होंगे तो उस हमारा मुआहदा उनके साथ कायम है, जब तक ये कार्ड हमने मिल नहीं जाते, और यही हमारा मुआहदा है सर नादरा के साथ। जी आमिर साहब। सर ये इसमें सीनियर सिटीजन जो कार्ड है, इसमें एक चीज सर से पूछनी है कि इसमें जो कार्ड बनाया जा रहा है मुस्तकिल पता और आर्जी पता, आपको चाहिए? सर मुझे तो नहीं चाहिए, मगर जो आर्जी पते वाले हैं ना वो अफगानिस्तान के भी हैं, अफगानी भी हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोई इसमें क्या क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, क्योंकि मुस्तकिल और आर्जी पता, तो ये इसके बारे में बता दें क्या, किसको पॉलिसी क्या है इसके ऊपर? आप कोई भी पता दे सकते हैं, आपको बना देंगे ये। ठीक है जी मिनिस्टर साहब। सर ये नादरा की पॉलिसी है, लेकिन कार्ड उसी का बनेगा जो पाकिस्तान का मुस्तकिल रहायशी होगा, और ना अफगानी का बनेगा ना किसी और का बनेगा, जो पाकिस्तान का मुस्तकिल रहायशी होगा, सिंध का मुस्तकिल रहायशी होगा, इंशाल्लाह उसका ही हम कार्ड बनाएंगे। और ये नादरा का प्रोसेस में जा रहा है। नादरा तो पता है आपको, वो अपने प्रोसेस के सिवा कोई काम नहीं करती है, ये नादरा का डोमेन है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 1245 अब्दुल बासित साहब। क्वेश्चन नंबर 1245। आंसर में भी टेकन एट सर। पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा ऑनरेबल स्पीकर साहब, जैसे आपको पता होगा कुछ महीने पहले एक वाकया पेश आया था डिफेंस में एक बच्चे के साथ, बड़ा हौलनाक सा, और फिर वीडियोस भी मिली थी, वो एक सांप से केस चला था। एक होती है अप्रोच आपकी रिएक्टिव अप्रोच, कि वाकया पेश आया और आप लोगों ने रिएक्ट करा। एक अप्रोच होती है कि आप वाकये से पहले ये बच्चों को बचाने के लिए, इनको सेफ फील कराने के लिए, अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं, उस पर थोड़ा हमें बताया जाए, क्योंकि जिस पब्लिक से हम मिलते हैं उन्हें तो पता भी नहीं है कि ऐसा कोई इदारा है कि जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें। सर एक्चुअली जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो जो यतीम नादार बच्चे होते हैं उनकी केयर के लिए होती है। ये तो बच्चा जो अनफॉर्चुनेटली वाक़या हुआ तो अपने वालिदैन के साथ था। हम जो बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं, वो जो यतीम नादार जो छोड़े हुए बच्चे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी उनके लिए काम करती है। ये हमारा डोमेन नहीं है कि हम जो वालिदैन वाले बच्चे हैं उनका केयर करें, ये तो अब जो है वही कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी पॉलिसी है उसमें हम जो है वो जो नादार गरीब यतीम बच्चे हैं जो घर से भागे हुए हैं, हम उनको लुक आफ्टर करते हैं, चाहे वो भीख मांगते हैं। सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मेरे ख्याल से आपकी पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ आप लोग यतीम बच्चों का ध्यान रखते हैं, पूरे सिंध के बच्चों का आप लोग ध्यान रखते हैं, ये लिखा हुआ है आप लोगों ने। कहीं पे भी कोई ऐसी पॉलिसी मेरी नज़र से नहीं गुजरी, अगर हो तो प्लीज़ मुझे भी दे दिएगा ताकि मेरी इंफॉर्मेशन पे इजाफा हो। सिर्फ चले मुझे ये बता दें, ये जो वाकया हुआ था इसके बाद आप लोगों ने क्या मेजर्स लिए हैं, ऐसे वाकयात इन फ्यूचर ना हो, सिंध के बच्चे, ये कराची शहर के बच्चे जो हैं हमारे, ये सेफ फील करें, और अवेयरनेस के क्या प्रोग्राम्स आप लोग कर रहे हैं अदर देन अपनी जो आपकी वेबसाइट है उसके अलावा, या एक दो बैनर लगाने के अलावा? बात यह है कि सर ये तो बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन मेरे दोस्त ने किया है, लेकिन अवेयरनेस के हवाले से तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट सर नवंबर में 2022 में हमने
वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे पे एक वॉक रखी थी, जिसमें सीएम साहब भी आए थे, पीपल्स पार्टी हमारे एमपी भी आए थे, लेकिन अपोजिशन की तरफ से सर एक बंदा भी वहाँ पे पार्टिसिपेट उसने नहीं किया। हालांकि हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को हमने इनवाइट किया, लेकिन वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अवेयरनेस की कैंपेन तो सर हम चलाते रहते हैं मुख्तलिफ NGOs के साथ, मुख्तलिफ इदारों के साथ, बच्चों के हवाले से। और ये जो हमने वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे पे वॉक रखी थी वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था बच्चों की अवेयरनेस के हवाले से, जिसमें काफ़ी लोग आए थे, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अपोजिशन की तरफ से कोई भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। पर सर ये फ्रेश क्वेश्चन है, अगर ये डालेंगे तो मैं इसका सारा जवाब देके इनको दे दूंगा। आपकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? सर बासित साहब हैं। खुद है? जी जी। अच्छा, ये भी नहीं आए थे? नहीं सर, ये भी नहीं आए थे। जी बासित साहब, आई थिंक थर्ड सप्लीमेंट्री आपका। थर्ड सप्लीमेंट्री है, लेकिन पहले रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जो इनका आप सवाल है। सप्लीमेंट्री पूछ लें। पूछ लेता हूं सर, लेकिन अरे सप्लीमेंट्री पूछ लें। एक चीज बोलिए, शॉर्ट कर रहा हूं, कोई ऐसी आप बात स्टैंडिंग नहीं कर रहा। कमेटी के चेयरमैन है, वो आ जाएंगे आपके पास। नहीं आते ना, इनके सेक्रेटरी नहीं आते, वो कराची में बैठे होते हैं और कहते हैं मैं इस्लामाबाद में हूँ, डर के मारे इन्फॉर्मेशन नहीं देते। वो बैठे हुए मुस्कुराए ऐसे रहे जैसे बड़े कोई तुर्रम खान है। लेकिन कहने का ये मकसद है, बुलाया तरीके से जाता है, सिर्फ एक रात पहले मैसेज नहीं करा जाता। हमारी भी अपने काम होते हैं, आपका डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं तो अपने अखलाकी तौर पे तो ये थर्ड सप्लीमेंट्री हो गया आपका। अच्छा, थर्ड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा यही होगा, ये दारुल अतफाल हो गया, ये डिफरेंट इदारे जो शेल्टर होम्स हैं, कितने NGOs जो हैं वो ये चला रहे हैं, और कब तक ये सिंध जो है, ये सिंध के रिहायशी जो हैं, ये NGOs पे इनसार रखेंगे और अपनी हुकूमत पे कब भरोसा कर पाएंगे कि हुकूमत कुछ करके देगी NGOs के अलावा? सर एक्चुअल हम तो अपने जो तीन हमारे जो है दारुल अफ्ताल हम चला रहे हैं सक्खर, कराची और हैदराबाद में। एक सर हमारा शेल्टर होम है जो मलिर में हम चला रहे हैं। मेरी यही ख्वाहिश होगी, लास्ट टाइम भी मैंने CM साहब से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अब भी मेरी यही ख्वाहिश है कि शेल्टर होम जो हमसे कम से कम डिवीज़न लेवल पे ले जाएं, जो बच्चों की केयर कर सके। और तकरीबन 36 सर यतीम खाने हैं जो मुख्तलिफ NGO इदारे चला रहे हैं कराची के अंदर और कराची के आउटसाइड। उसमें भी तकरीबन मैंने पहले गुजारिश की थी, तकरीबन 2400 से ज़्यादा बच्चियाँ वहाँ पे रहते हैं उस इदारों में। और हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो अफसरान है वो फ़क्तन बफ़क्तन वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कोई उनको गलत चीज़ नज़र आती है तो उनको वार्न करते हैं। अगर उस पर भी नहीं वो इम्प्रूवमेंट होता तो हम उनको फ़ाइन करते हैं, और जो भी उनकी रजिस्टेंस होती है हम उनको ब्लॉक भी कर देते हैं। इस वजह से ये सर प्रोसेस हो रहा है। हम फ़क्तन हम मॉनिटरिंग इन इदारों की करते रहते हैं। जी नजम साहब पूछ लें। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मेरा सवाल ये था कि इनसे कि इन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2022 टू 31 दिसंबर 2024 453 चिल्ड्रन जो हैं वो शेल्टर हाउस में बच्चों को कैटर किया गया। हमारे आपके डिपार्टमेंट की टोटल कैपेसिटी क्या है कि कितने बच्चों को हम वन टाइम कैटर कर सकते हैं शेल्टर होम्स में? हमारे पास सर एक ही शेल्टर होम है मलिर का, जिसमें हम 200 बच्चों को वहाँ पे रख सकते हैं एट ए टाइम। अभी 61 बच्चे वहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पे। लास्ट टाइम भी किसी सहाफ़ी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया था कि बच्चे प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए, उनकी हालत बहुत तंग है। तो मैंने वहाँ 4 बच्चों को वहाँ पे रेस्क्यू करवाया, उनको अपने शेल्टर होम में जगह दी। अब वहाँ बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं। उनकी वालदा को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जो पैरालिसिस हो चुकी थी। जैसे भी हमें इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की मिलती है तो सब डिपार्टमेंट बिल्कुल इफेक्टिवली वहाँ पे काम करता है। हमारे पास 200 बच्चों की अब कैपेसिटी है शेल्टर होम मलिर के अंदर, और बाकी जो हमारे 3 इदारे हैं वहाँ पर भी बच्चे रह रहे हैं। जी बिल्किस आपा। बाजी बुलाता हूँ तो आप नाराज हो जाती हैं। नहीं, आप मुझे दादी बुलाएं, मुझे कोई इतराज नहीं। जी प्लीज। सर मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस पे जितना भी वर्किंग की जाए वो कम है। कवानीन है मगर जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। चाइल्ड लेबर आज भी हो रहा है, गदागरी में बच्चों का इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है। मगर मैं फोकस करूँगी इनके इस क्वेश्चन के साथ ही कि जो शेल्टर होम में बच्चे हैं आपके पास, आप इनकी तालीम और तरबियत, एक तो उनकी ज़िंदगी में वैसी खला है, यतीम है या लावारिस हैं, इनकी तालीम और तरबियत, हुनर, इस हवाले से आपके क्या एफर्ट्स हैं?
सर बिल्कुल उनकी तालीम और तरबियत अच्छी तरीके से हो रही है, और जैसे आम स्कूलों में होती है बच्चों की एजुकेशन, वैसी एजुकेशन हम उन बच्चों को दे रहे हैं। और प्रॉपर तरीके से सर उन बच्चों की केयर भी हम कर रहे हैं, उनके खाने पीने रहने सब चीज़ का बंदोबस्त वहाँ पे शेल्टर होम में अवेलेबल है। और अगर कोई मेरा अपोजिशन का दोस्त या मेरी बहन अगर विजिट करना चाहे तो वहाँ विजिट भी कर सकती है, बच्चों का हाल हवाल भी ले सकती है, उनसे पूछ भी सकती है कि भाई आया कि यहाँ पे आपको फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, आप यहाँ पे खुश है या नहीं है। लेकिन जो भी डिपार्टमेंट या चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी से बन पड़ता है वो यकीनन यतीम नादार बच्चों के लिए सर काम कर रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1354 आसिफ मूसा साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 1354। आंसर में भी टेकन एज रेड सर। सर नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। नो सप्लीमेंट्री? नो सर। जी नजम साहब पूछें। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। अच्छा, जो इन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ बताई हैं तो इसको डिजिटाइज करने के लिए कि कोई एनजीओ जो रजिस्टर होती है उसके लिए कोई इदारे ने आपके इकदाम किए हैं या नहीं किए हैं, ये ज़रा बता दीजिए। जो एनजीओ हमारे पास रजिस्टर होती है उसका एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, वो हम 90 डेज़ के अंदर सर उसको रजिस्टर देते हैं। वो पहले तो सर सिंध चैरिटी कमीशन जो हमारा बना हुआ है वहाँ पर उसको रजिस्टर करते हैं, वो पूरा डिजिटल है, वो वहाँ पे काम कर रहा है। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से एक मॉनिटरिंग डेस्क भी बनाई है, अगर कोई एनजीओ अच्छी तरीके से काम नहीं करती है तो हम उनको वार्न भी करते हैं, उनके चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं। और चैरिटी कमीशन ने सर 2024 में एक रूल बनाया है, अगर कोई एनजीओ प्रॉपर तरीके से अपने इलाके में या उसको जो जिम्मेवारी मिली हुई जो काम नहीं करती है वहाँ पर उनको 20 लाख रुपए तक उसका फाइन भी करते हैं। और ये सारा प्रोसेस हमने दिया हुआ है, और अगर पूछेंगे तो उनको मैं बता दूंगा। जी डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर अभी हमारे ऑनरेबल मेंबर ने ये बात की है, वो जवाब में वो ये कह रहे हैं कि ये जो है इसको चेक एंड बैलेंस भी हम करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर चेक एंड बैलेंस करते हैं तो पिछले 2 सालों में ऐसी कौन सी एनजीओज़ हैं जिनको इन्होंने फाइन किया है और उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया है? सर एक्चुअली रजिस्ट्रेशन का जो इशू है वो हम इनको 3 शोकास नोटिस देते हैं और उसको एनजीओज़ को, उसके बाद सर ये इशू जो कैंसिलेशन वाला इशू होता है वो हम कैबिनेट के अंदर ले आते हैं, और कैबिनेट ही होती है अथॉरिटी जो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास सर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं कि उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सके। हम फाइन कर सकते हैं लेकिन रजिस्टर कैंसिल करने का हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और पिछले 2 साल में सर हमने किसी भी एनजीओ की जो रजिस्टर है वो कैंसिल नहीं की है। किरण मसूद साहिबा। ये बात आपके नोटिस में है, सबके नोटिस में है कि कुछ एनजीओज़ ह्यूमन स्मगलिंग, ख़ासतौर पे बच्चों की स्मगलिंग में मुलविस रही हैं। इसके बावजूद उन पर कभी कोई पाबंदी लगती हमने देखी नहीं। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझती, लेकिन कुछ एनजीओज़ ऐसी हैं जो बच्चों की स्मगलिंग में मुलविस रही हैं, या ये कि उन बच्चों के आज़ा के चोरी के वाक़यात हुए हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी स्मगलिंग हुई है उन बच्चों की। तो मुझे ये जवाब चाहिए कि ये जो आपके पास एनजीओज़ रजिस्टर्ड हैं, आप उनसे पूछते हैं कि वो बच्चों को स्मगल कर देते हैं और वो बच्चे वापस रिकवर भी हुए कभी या नहीं? कितने बच्चे रिकवर करा पाए हैं आप लोग? सर ये अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम ये जो सारम बरनी वाला इशू हुआ था, एक्चुअल बच्चों की जो स्मगलिंग का मैटर है वो सर एफआईए और कस्टम हुकाम देखते हैं, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डोमेन में नहीं आता। लेकिन हमारे पास सर ये भी अथॉरिटी नहीं है कि हम उस इदारे को अडॉप्ट कर सकें। मैंने लास्ट टाइम अपने ऑफिसर को बोला कि भाई इस तरह की अगर आपके पास रूल हो तो ले आएँ, लेकिन हमारे पास सर ये भी रूल नहीं है कि हम उस इदारे को अडॉप्ट कर सकें या उन बच्चों को अडॉप्ट कर सकें। ये कानून में हमारे पास कहीं पर भी मौजूद नहीं है। वो एफआईए में सर उनका केस चल रहा है, जिसने ये काम किया है वो अब जेल के अंदर है। यही एक इंसिडेंट हुआ है बच्चों की स्मगलिंग के हवाले से, अदरवाइज तो मुझे कोई नजर नहीं आता। अगर इनके पास कोई है तो बता सकती है, तो देखेंगे इन मैटर को। बिल्किस साहिबा। फिर नाराज हो जाएंगी आप। मैं क्यों नाराज होंगी सर, मैं आप आई हूँ। प्लीज। अच्छा सरकार, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह मेरी बहन ने भी, दोनों ने ये सवाल किया, तो आप
माशाल्लाह इतनी आपका डोमेन होना चाहिए, आपके पास ये अथॉरिटी, इसके लिए आप कोई कानून पास करवाएं कि ये आपके पास अथॉरिटी हो। जब मिनिस्ट्री आपके पास है तो अथॉरिटी भी आपके पास होनी चाहिए। इस सिलसिले में आप कोई कानून पास करवाएं कि ऐसी एनजीओस पर जो है वो आप जो है कोई एक्शन ले सकें। तो इस सिलसिले में आपने जब रजिस्ट्रेशन और फाइन की अथॉरिटी आपके पास है तो उनको सजा या उनकी पकड़ आपके दायरे अख्तियार में क्यों नहीं है, और इसके लिए उसकी कैंसिलेशन के लिए आप क्या इकदाम करने के लिए, कानून बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं? सर, मेरी बहन ने अच्छा क्वेश्चन किया। सर, अथॉरिटी और पावर हमें असेंबली से मिल सकता है। हम रूल अमेंडमेंट करके आपके सामने पेश करेंगे और आप ही हमें अथॉरिटी और ताकत देंगे तो इंशाल्लाह हम ये सारे काम आपको करके दिखाएंगे। और इस पर हम काम कर रहे हैं और ज़ोर शोर से काम जारी है, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, सीनियर सिटीजन है या एनजीओ की रजिस्टर, वो इंशाल्लाह हम ये जल्दी असेंबली में पेश करेंगे तो इंशाल्लाह ये कानून हो जाएगा तो हम सारे इदारों को टेक ओवर कर लेंगे। थैंक यू सर। नाउ क्वेश्चन आवर इज ओवर। वेल डन मिनिस्टर साहब, बहुत डिटेल आपने अच्छे तरीके से आंसर्स दिए सारे क्वेश्चंस के। स्पेशली आपने बासित साहब को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। कहाँ गए?